नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कवर करने वाले हैं। सेशन मूल रूप से अगर मैं कहूं तो बीपीएससी एईडीओ के साथ साथ बिहार एसआई के अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो जेपीएससी जेएसएससी इसके अतिरिक्त 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ यदि आप लोग एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वहां के लिए भी सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है भाग 4 के अंतर्गत। ये ध्यान रखिएगा, भाग 4 में शामिल किया गया है। और आर्टिकल्स हम लोग अगर देखें तो 36 से लेकर के 51 तक इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और यदि हम लोग बात करें मौलिक अधिकारों की तो मौलिक अधिकार जहां एक ओर भारतीय नागरिकों के राजनैतिक अधिकार को या राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित करता है, वहीं डीपीएसपी भारत के नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ये ध्यान रखेगा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक उल्लेख मिलता है। स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखेगा, आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। यद्यपि कुछ एक प्रावधान जो इसके हैं वह स्पेनिश संविधान से भी लिए गए हैं। और अगर बात करें आयरिश संविधान की तो आयरिश संविधान के आर्टिकल 45 से इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जहां एक और मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, वहीं डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। और इसका एकमात्र उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि भारतीय राज्य का एक प्रमुख उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ध्यान रखिएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और उसी के अंतर्गत संविधान वेताओं ने या संविधान निर्माताओं ने हमारे राज्य के जो भी स्टेट के अधिकारी हैं उन्हें कुछ निर्देश दिए हैं। उन निर्देशों का वर्णन डीपीएसपी या राज्य के निदेशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है और इसी के अनुरूप भारतीय शासन को चलाया भी जाता है। अब डीपीएसपी के संबंध में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रमुख विद्वानों ने इसके लिए क्या स्टेटमेंट दिए हैं। सबसे पहले अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, जो कि हमारे संविधान के निर्माता भी हैं, तो उन्होंने कहा था भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है ये। वहीं ग्रेनविले ऑस्टिन का कहना है यह संविधान की आत्मा है। ध्यान रखिएगा, जहां एक और आर्टिकल 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ग्रेनविले ऑस्टिन ने डीपीएसपी को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये सूक्ष्म अंतर आप लोग ध्यान में रखेंगे। वहीं प्रोफेसर केटी शाह जो संविधान सभा के सदस्य भी थे, उन्होंने कहा था कि डीपीएसपी एक चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार दे होगा। यानी जैसे ही भारतीय सरकार के पास में या राज्य के पास में क्षमता उत्पन्न हो जाएगी कि निर्धारित निदेशक तत्वों को जनता को प्रदान करना चाहिए, तो सरकार के द्वारा वह प्रदान किया जाता है या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी को एक पोस्ट डेटेड चेक भी कहा गया है केटी शाह के द्वारा। वहीं केसी वियर एक अन्य संविधानविद हैं जिन्होंने भारतीय संविधान का गहन अध्ययन किया और उन्होंने डीपीएसपी को कहा है लक्ष्य तथा आकांक्षाओं का यह घोषणा पत्र है। और सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है यह भारतीय संविधान की एक पवित्र आकांक्षा है। यह ध्यान रखिएगा, पायस एस्पिरेशन कहा है सर आइवर जेनिंग्स ने। अब वर्गीकरण की बात करें तो भारतीय संविधान को अगर हम लोग देखते हैं तो डीपीएसपी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला हमारा समाजवादी सिद्धांत है, दूसरा हमारा गांधीवादी सिद्धांत है। और गांधीवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी के द्वारा जो रचनात्मक कार्यक्रम चलाए गए थे, उन कार्यक्रमों को हमारे डीपीएसपी में शामिल करने का प्रयास किया गया है। तीसरा है उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांतों को शामिल किया गया है संविधान में। अलग अलग आर्टिकल्स में इसे शामिल किया गया। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करेंगे प्रमुख अनुच्छेद और उनके विषय वस्तुओं की
तो यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। कुछ प्रमुख आर्टिकल्स में मैं फोकस करूंगा जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे और वो आर्टिकल्स विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 36 की, तो उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है और राज्य की परिभाषा हम लोग मौलिक अधिकार वाले सेशन में कवर कर चुके हैं, जो कि आपका आर्टिकल 12 में दिया गया। ध्यान रखिएगा, भाग 3 के आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा है वही राज्य की परिभाषा डीपीएसपी के लिए भी लागू हो जाती है, यानी राज्य, विधानमंडल, संसद ये सभी क्या हो जाएंगे, राज्य हो जाएंगे। इवन हमारा जो पंचायत, नगर पालिका या सहकारी समितियां हैं या निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वह भी राज्य कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त डीपीएसपी की अगर बात करेंगे तो इस पे न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 37 में ये कहा गया। अब आर्टिकल 38 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जन कल्याण और सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 38 में प्रावधान किए गए। अब इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। पहला है आर्टिकल 38(1), इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है और 38(2) में आय असमानताओं को कम करने की बात कही गई है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दो आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक अन्य तथ्य बताता चलो कि आर्टिकल 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 38(2) और 39D दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। वहां आय असमानताओं को कम करने की बात कही गई है और 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। अब 39 की बात करेंगे, आर्टिकल 39 की, तो राज्य के अनुसरण के लिए कुछ नीति सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें प्रमुख है, कौन कौन से इसमें प्रमुख है यहां ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 39A ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पुरुषों और स्त्रियों के आजीविका को के समान अवसर उपलब्ध कराने की बात इसमें कही गई है। यानी दोनों को, यानी अगर हम लोग देखें तो लिंग के आधार पर भेदभाव सरकार की ओर से या राज्य की ओर से नहीं किया जा सकता। आजीविका के समान अवसर सभी को उपलब्ध करवाए जाएंगे। 39B में कहा गया है संसाधन और स्वामित्व का समान वितरण होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पूंजीपति वर्ग को ही सारे संसाधन का आवंटन कर दिया जाना चाहिए या गरीब तबकों को कुछ हिस्सा उसमें प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो सभी के लिए जो संसाधन है उस संसाधनों का स्वामित्व और उसका आवंटन करने की बात कही गई है। 39C में आय और उत्पादन के विकेंद्रीकरण की बात कही गई है। 39D में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। यदि कोई व्यक्ति एक पद पर, दो व्यक्ति हैं दोनों एक ही पद पर नियुक्त किए गए हैं तो और उनका कार्य समान है तो दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि महिला और पुरुषों की नियुक्ति की गई है तो पुरुषों का वेतन अधिक होगा और महिलाओं का वेतन कम होगा, दोनों को समान वेतन प्रदान किया जाएगा, ये ध्यान रखेगा आर्टिकल 39D में। वहीं जोखिमपूर्ण व्यवसाय से संरक्षण की बात कही है। 39F में कहा गया है बच्चों के लिए बेहतर माहौल बनाया जाए और 39A में कहा गया है में कि निःशुल्क विधिक सहायता, यानी किसी के पास में कोई वकील करने का पैसा नहीं है तो उसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य को कहा गया। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है तो ध्यान रखिएगा 39A पुरुषों व स्त्रियों के आजीविका के समान अवसर, संसाधन एवं स्वामित्व का समान वितरण, आय और उत्पादन का विकेंद्रीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन और निःशुल्क विधिक सहायता, ये 5 आर्टिकल्स यहां से आप लोग याद रखेंगे। आर्टिकल 40 जो कि गांधीवादी आर्टिकल है, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है, ये ध्यान रखेगा, बराबर प्रश्न पूछा जाता है। 41 की बात करेंगे, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के विषय में चर्चा किया गया है। लेकिन 42 की बात करेंगे तो काम की न्याय संगत दशा और प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रसूति सहायता, यदि महिलाएं प्रेग्नेंट है तो उनके लिए सहायता राज्य की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। आर्टिकल 42 में ये उल्लेख किया गया है। वहीं 43 कहता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी सभी को प्रदान की जानी चाहिए। अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसके लिए 2 आर्टिकल्स दिए गए हैं। आर्टिकल 43A की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसमें कहा गया है उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। वहीं 43ख में कहा गया है सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाए, ये ध्यान रखिएगा। सहकारी समिति और उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण आर्टिकल से ध्यान में आप लोगों को
रखना है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 44 बराबर यहाँ पर अब चर्चा होती है भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो समान नागरिक संहिता यहाँ पे बात कही गई है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता का निर्माण करेगी। अब अगर हम लोग पहले राज्य की बात करेंगे तो गोवा हमारा पहला राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था, और हाल ही में बात करेंगे तो उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। आर्टिकल 45 की बात करेंगे तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल के लिए राज्य नीतियों का निर्माण करेगा। आर्टिकल 46 में एससी, एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के हितों की अभिवृद्धि करने का प्रयास राज्य के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे कानूनों को भी पारित किया गया है, विशेष रूप से एससी, एसटी वर्गों के लिए। आर्टिकल 47 का कहना है कि पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार के लिए राज्य प्रयास करेगा। और 48 में कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 44 भी आपका अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। कृषि और पशुपालन का उल्लेख आर्टिकल 48 में किया गया है। वहीं 48A की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसमें पर्यावरण संरक्षण और उसके संवर्धन से संबंधित प्रावधान किया गया है। दोनों आर्टिकल्स आप लोग ध्यान रखेंगे, 48 और 48A। 48 में कृषि और पशुपालन और उसी के साथ 48A में जोड़ा गया पर्यावरण संरक्षण और उसके संवर्धन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 49 की बात करेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण के लिए राज्य कदम उठाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का आपस में पृथककरण या अलग अलग किया जाना चाहिए। और 51 की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। तो 49, 50 और 51 ध्यान में रखेंगे। ये इतने आर्टिकल्स आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। अब प्रमुख संविधान संशोधन की बात करेंगे तो सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन की बात करेंगे, जिसे हम लोग मिनी संविधान के रूप में भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन को आलोचकों के द्वारा मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इससे जुड़े अनुच्छेद थे आर्टिकल 39 का, आर्टिकल 43 का और आर्टिकल 40 का जोड़े गए हैं। आगे यहाँ डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अन्यथा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 38(2) को ऐड किया गया। 38(2) की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 38(2) में आपका प्रावधान क्या किया गया था, तो आपका आय असमानताओं को कम करना। आय असमानताओं को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया था हमारे DPSP में, ये ध्यान रखिएगा। वहीं 86वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 2002 का है ये संशोधन, और विषय वस्तु क्या था इसका, परिवर्तित किया गया था आर्टिकल 45 का। ध्यान रखिएगा, 45 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा और उसकी देखभाल से संबंधित है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और 97वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो इसके द्वारा आर्टिकल 43B को जोड़ा गया था। आर्टिकल 43B की बात करेंगे तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, याद रखिएगा, और इसे हमारे संविधान के भाग 9 में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार और DPSP के में क्या दोनों में समानताएं और असमानताएं यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो मौलिक अधिकार वर्सेस DPSP को देखते हैं, तो मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। ये अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, लेकिन DPSP अपरिवर्तनीय है, यानी इसके उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। मौलिक अधिकार जहां व्यक्ति केंद्रित है, वहीं DPSP समूह या समाज केंद्रित एक प्रमुख सिद्धांत है। मौलिक अधिकारों में निजी व्यक्ति और राज्य पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें DPSP में तो राज्य पर सकारात्मक दायित्व प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा, यानी जो भी कदम राज्य उठाएगी वह लोक हित में उठाएगी और सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है उसे सुनिश्चित करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाएगा। वहीं मौलिक अधिकार जहां लोकतंत्र और नागरिक अधिकार हैं, वहीं जो हमारा DPSP है वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अब प्रमुख उपलब्धियों की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखना है हमें कि DPSP के अंतर्गत ही हम लोगों को काम करने का अधिकार दिया गया है, और यहाँ पर मनरेगा जो है, इसे मनरेगा अधिनियम 2005 को लागू किया गया था काम करने के अधिकार के अंतर्गत।
वहीं शिक्षा के अधिकार की बात करेंगे तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 को पारित किया गया था, जिसे 2010 से लागू किया गया। महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 को पारित किया गया और प्रसूति या प्रेग्नेंट महिलाओं को इसमें काफी ज्यादा संरक्षण और अधिकार प्रदान किए गए, उन्हें बहुत सारी सहायताएं भी प्रदान की जाती हैं। पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे तो हम लोगों ने ऊपर भी देखा था कि पर्यावरण संरक्षण 48 से कम में है। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण हमारा 48 कम में था। इसके लिए सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जैव विविधता अधिनियम 2002 को पारित किया गया, ताकि भारत की जैव विविधता और वन में निवास करने वाले जीवों का संरक्षण और उनका संवर्धन किया जा सके। वहीं पंचायती राज की बात करेंगे तो पंचायती राज संस्थाओं को भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 संशोधन 73वां और 74वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। 73वें संशोधन के द्वारा हम लोग देखते हैं कि पंचायतों को और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। यह अधिनियम था हमारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996। डीपीएसपी की ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। वन लाइनर फॉर्म में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मनरेगा अधिनियम 2005 किसी से संबंधित है, तो काम करने के अधिकार से संबंधित है। ये सब चीजें ध्यान रखेगा। अब मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें तो यहाँ ध्यान रखिएगा, चंपकम दोराईराजन मामला था और इसमें बोला गया कि मूल अधिकार जो है वो डीपीएसपी के ऊपर है, यानी नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव है। ये चंपकम दोराईराजन मामले में सर्वोच्च न्यायालय का स्टेटमेंट था। वहीं गोलकनाथ बाद 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए संसद जो है वो मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी डीपीएसपी को सरकार को लागू करना है, लेकिन वह इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं पारित करेगी जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन या उसमें कमी या उसका हनन होता हो। वहीं केशवानंद भारती की बात करेंगे 1973, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये 13 जजों की खंडपीठ के द्वारा यह जो था स्टेटमेंट, ये जजमेंट दिया गया था, स्टेटमेंट नहीं है, जजमेंट दिया गया था। और डीपीएसपी को प्रभावी बनाने वाले कानून का व्यावृत्त या नल होना, यदि मौलिक ढांचे से उल्लंघन करता है कोई भी नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून के द्वारा, तो वह नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि मूल ढांचा का सिद्धांत जो था केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों बराबर है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों में से किसी को भी हम लोग अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन के लिए नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।